हर रात मेरी ही बहन मेरे पति के साथ होती थी। सुनकर अजीब लगा ना? मैं गुनगुन और ये है मेरी कहानी। राज बगैर बुलाए घर पर मेरी छोटी बहन मुनमुन आई थी। आखिर तुम्हारी शादी टूटने के कगार पर आ ही गई। तुम्हारे पति साहबजादा का होने वाला बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। तुम क्या कह रही हो? ये बहन से ऐसे कौन कहता है भला? बहन और तुम, चलो ये सच भी तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। खैर मेरा छोड़ो, मेरे साथ बिस्तर में तुम्हारे पति साहबजादा को भी तुम्हारा कोई ख्याल नहीं आता। तुम्हारे पति साहबजादा की तरफ से एनिवर्सरी का तोहफा। मुझे जो तोहफा मेरे पति ने मेरी सालगिरह पे दिया था वो किसी दुश्मन को भी ना मिले। तलाक के कागजात। जब जब मैं तुम्हारे चेहरे की ओर देखता हूं ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही अफसोस होता है, तुमसे शादी करने का अफसोस। जिस साथ की उम्मीद में तुमसे कर रहा था तो मुझे मुनमुन से मिला। अब मेरे पास एक ही रास्ता था। वो था मेरे मम्मी पापा के पास जाकर उनसे मदद लेने का। शायद वो ही मुनमुन को समझा सकते हैं कि वो जो भी कर रही थी वो गलत है। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तब मेरा सामना एक और कड़वे सच से हुआ। देखो गुनगुन, मुनमुन का दिल अगर साहबजादे पर आ ही गया है और अगर हमारे साहबजादे भी मुनमुन को पसंद करते हैं तो इसमें हर्जी क्या? बस साहिबजादे से मैंने शादी की है, पति है वो मेरे। मुनमुन की पसंद का कोई खिलौना नहीं जो उसको उठाकर दे दिया। बचपन में भी आप यही करते थे मेरे साथ, जो मुझे पसंद आया वो इस मुनमुन को उठा के दे दिया। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मम्मी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैंने तुम्हें कभी अपनी कोख से जन्म दिया ही नहीं, और ना चाहते हुए भी तुम यहाँ हमारे सर पर बोझ बनकर बैठी हो। इतना बड़ा सच, एक झटका जो था, अब मेरे पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। समझ लो तुम्हें पालना हमारा एहसान है तुम पर। इसके बदले में मुझे मेरी बेटी की खुशी चाहिए। इतने सालों से तुम्हें झेला है, इसका कुछ तो इनाम बनता है ना। तो कर लो सौदा आज अपने पति साहबजादे। जिंदगी जब ठोकरें देती है तब हमें संभालने के लिए हमारे अतीत से किसी न किसी को भेज देती है। पूरे शहर में मेरी ही कार मिली नीचे आने के लिए। कब से हॉर्न बजाए जा रहा हूं। ये विपुल था जो कभी मुझसे बेइंतहा प्यार किया करता था। गुनगुन, ये क्या हाल बना रखा है? कुछ घंटों बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक आलीशान कमरे में पाया। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मेरे रास्ते में आई, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैंने एक नजर उसके चेहरे पर डाली तो मुझे पिछली बातें याद आ गई।
पर तुम इस शहर में कैसे? मुझे लगा था कि तुम दोबारा कभी नहीं मिलोगे। खैर, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे अब जाना चाहिए। मैं तुम्हें दोबारा जरूर मिलूंगी। चली जाना, लेकिन ऐसे नहीं। पूरे 24 घंटे के बाद होश में आई हो तुम, और अगर मैं तुम्हें यहां नहीं लाता तो इल्जाम मेरे सर पर ही होता। तुम पर हुए इलाज का खर्च मुझे वापस करो और जाओ यहां से। विपुल, तो ऐसा नहीं था, फिर ये इतना बदल कैसे गया? और मैं जानता हूं तुम्हारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है मुझे देने के लिए, क्योंकि तुम अपना सब कुछ गवा चुकी हो। तो अगले 10 दिन के लिए तुम इसी घर में रहोगी। फिर आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। पर हाँ, भागने के बारे में सोचना भी मत। ये सुनकर मैं हैरान रह गई, पर मैं इस बात से परेशान थी कि विपुल को ये सब कैसे पता था और वो क्यों ऐसा कर रहा था। वो लड़की यही है, जैसे कि मुझे पता था। उसकी शक्ल नेहा से मिलती जुलती है, इसलिए मैंने उसे यहीं रोक रखा है। नेहा कौन है और मेरी शक्ल नेहा से क्यों मिलती है? नेहा, नेहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है और तुमने मेरे साथ गलत किया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे साथ? नेहा, कुनकुन, तुम, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ कुछ करने का। तुमने मुझे पकड़ के रखा था। बस रहने दो। सब जानती हो किस इरादे से तुम यहाँ आए हो। बहुत देखी है तुम्हारी जैसी लड़की। और सुनो, तुम्हें यहां सिर्फ इसलिए रखा था ताकि तुम ठीक हो सको। कल सुबह तुम यहां से जा सकती हो। जो तबाही मेरी पर्सनल लाइफ में आई थी, उसके आगे मुझे दुनिया का हर गम छोटा लग रहा था। मैं अंदर से टूट चुकी थी। पिछले कुछ दिनों में मेरी बहन ने मुझसे मेरा पति छीन लिया। मेरे माँ बाप ने मुझसे मेरा बेटी होने का हक छीन लिया और मेरे बीते हुए कल ने मेरे आज को। अगर थोड़ी भी शर्म बची है और इस परिवार की इज्जत की परवाह है तो अभी डिवोर्स पेपर पे साइन करूं। मैंने तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर देखा था, लेकिन तुम्हारी काली करतूतों के बाद ना तुम पर से हमेशा हमेशा के लिए विश्वास उठ गया है। भगवान कभी भी किसी को ऐसा दिन ना दिखाए। मुझ पर पहाड़ तो तब टूट पड़ा जब साहबजादा ने मुझे घर से भी निकाल दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। इस निराशा के बीच मुझे विपुल की याद आई। एक वही था जो अब इस सिचुएशन में मेरी मदद कर सकता था। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा गुनगुन, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे सीक्रेट शादी करनी होगी। एक ऐसी शादी जहां
हम रहे तो पति पत्नी की तरह, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होगा। और इस शादी में क्या होगा उसकी शर्तें इसमें लिखी हुई है। विपुल की रखी सीक्रेट शादी की शर्त ने मानो मेरी और विपुल की दोस्ती पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। मैंने विपुल को हमेशा से एक दोस्त ही माना था। उसकी एक तरफा मोहब्बत का इतना बढ़ जाने का मुझे कोई इल्म नहीं था। उसकी ये शर्त से मैं डर तो गई थी, पर फिर भी मुझे अब भी ये लग रहा था कि मैं किसी न किसी तरह विपुल को ये यकीन दिला दूंगी कि उसके और मेरे बीच में सिर्फ दोस्ती ही मुमकिन है। पर क्या विपुल ये समझकर सिर्फ एक दोस्त बन मेरे पास रह पाएगा, या फिर एक और रिश्ते से धोखा खाकर मैं अकेली रह जाऊंगी? जानने के लिए देखते रहिए पॉकेट FM। विपुल, ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है और ये शर्तें? तुम भी जानते हो कि ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं यहाँ तुम्हें अपना दोस्त समझ कर आई थी, जिसने हमेशा मेरा साथ दिया है। गुनगुन रुको, तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मंजूर नहीं है तो ठीक है, मत करो साइन। मैं फिर भी तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा, पर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि आने वाले टाइम पर तुम्हें मेरे लिए दोस्ती से बढ़कर कुछ भी फील होता है तो तुम उसे छुपाओगी नहीं। आई प्रॉमिस विपुल, एंड इस सब के लिए थैंक यू। उस दिन विपुल से ये वादा कर बाहर निकलते हुए मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी लाइफ आने वाले कुछ दिनों में इतनी बदल जाएगी। विपुल की मदद से मैंने जल्द ही एक लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। पढ़ाई में मैं इतनी खो गई थी कि मुझे और किसी बात का ध्यान ही नहीं था। पर फिर अचानक एक दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और इसके बाद आने वाले हर मोड़ पर, चाहे वो एग्जाम्स हो या मेरा खाना पीना या बच्चों की देखभाल, हर चीज में विपुल ने मेरा साथ दिया। और तो और मेरा पहला केस भी विपुल के कॉन्टैक्ट से ही मेरे हाथ लगा। अब सब सही ही चल रहा था कि मुझे मुंबई से एक जॉब ऑफर आया। इससे पहले कि मैं विपुल को इसके बारे में कुछ बताती, विपुल ने फिर एक बार मुझे प्रपोज कर दिया। पर मैं जानती थी ये प्रपोजल विपुल का मुझसे प्यार से ज्यादा मुझे पाने और मेरे करीब आने का नतीजा था, और इसलिए फिर एक बार मुझे विपुल का दिल तोड़कर उसकी लाइफ से चले जाना ही सही लगा। Hey, can I order you a drink? Please, वैसे इस अनजान देश में दो इंडियंस का मिलना कितने इत्तेफाक की बात है। Let me buy you a drink. Sure. लगता है आप भी किसी का इंतजार कर रही हैं। मैं भी एक्चुअली यहाँ किसी का वेट ही कर रहा था, पर वो अब तक आया नहीं। ओह, बाय द वे, आई एम करण। हाय, आई एम गुनगुन। सो गुनगुन, कैन आई डांस विद यू? ओके। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे साथ एक ड्रिंक क्या पी ली, दो बातें क्या कर ली, तुम इसका फायदा उठाने लगे। दूर रहो मुझसे। Wait, Gungun. Listen, I'll be very honest. I want you in my bed. ओह, तुम्हें पता है मैं बार में तुम्हारा ही वेट कर रही थी। ये रहा, इसके लिए मैंने तुम्हारी इतनी बकवास सुनी। What? Who are you? I am a lawyer, करण ठाकुर, और मैं जानती हूँ इस पेन ड्राइव में तुम्हारे गुनाह का सबूत है, जो तुमने ना जाने कितनी लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए रखा है। अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। Well done, गुनगुन, you did it. आज तुमने हमारी लॉ फर्म का नाम रोशन कर दिया। थैंक्स सर, पर ये जीत मुझसे ज्यादा उन लड़कियों की है जिनको मैं इंसाफ दिला पाई। Absolutely, you made us proud. और इसीलिए we have a surprise for you. एक्सक्यूज मी सर, एक इम्पोर्टेंट कॉल है। इस सेलिब्रेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है? सर, लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी सेलिब्रेशन से इम्पोर्टेंट होते हैं। I'll just be back. हेलो मम्मा, कितना टाइम लगा दिया कॉल पिक करने में?
सो सॉरी बेटा, मम्मा थोड़ी बिजी थी, पर अब मम्मा बिल्कुल फ्री है। बताओ क्या हुआ? मम्मा, आपकी बहुत याद आती है। आप इंडिया वापस कब आओगे? आई नो बच्चा, मम्मा को भी आपकी बहुत याद आती है, पर मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से आपसे मिलने आऊं। आप दोनों बोर्डिंग स्कूल में टीचर्स को ज्यादा परेशान तो नहीं करते? नो मम्मा, हम तो अच्छे बच्चों की तरह रहते हैं। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, मम्मा को थोड़ा काम है तो अभी जाना पड़ेगा, बट मम्मा आपको दोबारा कॉल करेगी। ओके, ध्यान रखना एक दूसरे का। बाय, लव यू। ये सारा इंतजाम सूजल ने किया है तुम्हारे लिए। सूजल, तुम कभी मुझे स्पेशल फील कराने का मौका नहीं छोड़ते। थैंक्स फॉर ऑल दिस। यू डिजर्व इट गुनगुन। चलो अब लेट्स सेलिब्रेट एवरीवन। थैंक्स सूजल, गुड नाइट। गुनगुन, तुम पागल तो नहीं हो गए सूजल? नो, आई एम सीरियस। ओके देन, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट मैरी यू। लेकिन क्यों? तुम मुझे पसंद करती हो, हम साथ काम करते हैं और हमारी ट्यूनिंग भी अच्छी है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? यू आर परफेक्ट सूजल, प्रॉब्लम मुझ में है। मेरा एक ऐसा पास्ट है जिसके दर्द ने मुझे इतना बदल दिया कि मेरी जिंदगी में अब प्यार के लिए जगह नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम सॉरी। हेलो सर। गुनगुन, पैक योर बैग्स। तुम कल मुंबई जा रही हो। एक इम्पोर्टेंट केस है। मिश्रा जी वहाँ ऑफिस के हेड हैं। उन्होंने तुम्हें केस की फाइल्स मेल की होंगी, उसे स्टडी कर लो। ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू। साहबजादा? गुनगुन, तू कमजोर नहीं है। अब तू वो नहीं है जिसका कोई भी फायदा उठा ले। तुझे किसी से नहीं डरना है, साहबजादा से भी नहीं, समझी? गुनगुन, आखिर तुम अब यहाँ क्यों आई हो? देखो मुनमुन, मैं यहाँ कोई गड़े मुर्दे उखाड़ने नहीं आई हूँ। साहबजादे का केस मैं हैंडल कर रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम नहीं, आप कहो मुझे। ये ऑफिस जितना साहबजादा का है उतना ही मेरा भी है। अपनी औकात मत भूलो। तुम जिस तुच्छी सी कंपनी में काम करती हो उसके हम टॉप क्लाइंट हैं, समझी? मुनमुन, मेरी औकात जितनी भी है मैंने खुद कमाई है। और हाँ, एक बात याद रखना, किसी और की औकात को नाव बनाकर लहरों से नहीं उलझते। मुनमुन को सामने देखकर अतीत एक बार फिर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। पर अब मैं वो 5 साल पहले वाली गुनगुन नहीं थी जो अपने आत्मसम्मान की भीख मांगती फिरे। तो कैसे करूंगी मैं अपनी ही बहन का सामना? क्या मेरे काम के बीच आ जाएगा मेरा अतीत? मेरे इस रूप को देखकर मुनमुन को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उसकी वही बहन हूँ जिसका उसने सब कुछ छीन लिया था। पर इस वक्त मैंने वहाँ से चले जाना ही ठीक समझा। वैसे तो मैं मुंबई से अपना नाता पूरी तरह तोड़ चुकी थी, लेकिन यहाँ कोई ऐसा भी था जिसने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया था। मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रगति। यार प्रगति, इतने लंबे टाइम के बाद तेरे हाथ की बढ़िया चाय पीने को मिल रही है। लग रहा है जैसे आत्मा ही तृप्त हो गई हो। बातें बनाना तो कोई तुझसे सीखे। अच्छा ये सब छोड़, आप बता कि मुंबई किस क्लाइंट का केस लड़ने आई है? साहबजादे का। क्या? तू ये क्या कर रही है गुनगुन, सब जानते हुए भी? प्रगति, तू मेरी फिक्र मत कर। पुराने रिश्तों ने इतने गहरे जख्म दिए हैं कि अब ये गुनगुन लड़ना भी जानती है और जीतना भी। That's my best friend. लेकिन जो भी करना सोच समझ कर करना। Of course. वैसे प्रगति, आज साहबजादे के ऑफिस में मुझे मुनमुन मिली थी। उसने कहा ये ऑफिस उसका भी उतना है जितना साहबजादे का। आखिर वो ऐसे क्यों कह रही थी? ये सच बहुत कड़वा है गुनगुन, पर तुझे बताना भी जरूरी है। तेरी बहन अब तेरे एक्स हस्बैंड की पत्नी है। प्रगति, मैं लाइफ में इतना कुछ देख चुकी हूँ कि अब कोई भी बात मुझे दर्द नहीं पहुँचाती। थैंक्स फॉर टेलिंग मी।
मुझसे पूछे बिना तुम ऑफिस क्यों गई थी मुनमुन? मैं तो आपसे मिलने। हाउ डेयर यू! मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी परमिशन के बगैर तुम ऑफिस में नहीं आओगी, फिर भी तुमने वही किया। आखिर क्यों? हाँ, मुझसे गलती हुई, पर आपसे भी तो गलती हुई है। आप भूल गए गुनगुन ने सालों पहले आपके साथ क्या किया था, जो उसे अपनी कंपनी का केस लड़ने के लिए वापस बुला लिया। और मैं अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलता। गुनगुन के मुंबई आने का मकसद मैं भी जानना चाहता हूँ, लेकिन मेरे डिसीजंस पे कोई सवाल उठाए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बार से मिले धोखे और जख्म एक बार फिर ताजा हो उठे थे, पर क्या ये जख्म मुझे कमजोर कर देंगे? मुनमुन को सामने देखकर अतीत एक बार फिर मेरे सामने आ खड़ा हुआ, पर अब मैं वो 5 साल पहले वाली गुनगुन नहीं थी जो अपने आत्मसम्मान की भीख मांगती फिरे। तो कैसे करूंगी मैं अपनी ही बहन का सामना? क्या मेरे काम के बीच आ जाएगा मेरा अतीत? जानने के लिए देखते रहिए पॉकेट FM। क्या हुआ मुनमुन, इतनी परेशान क्यों हो? इतने साल हो गए मम्मी जी, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आखिर साहबजादे को इम्प्रेस कैसे करूं। उनसे ज्यादा मूडी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। बस इतनी सी बात? अरे प्यार से हर मर्द पिघल जाता है। थोड़ा प्यार दिखा, थोड़ा रोमांस जगा, शायद तेरी बात बन जाए। थैंक यू मम्मी जी, मैं समझ गई। वाह, गुनगुन की साड़ी, ये तो बहुत काम की चीज है। आज तो ऐसा तमाशा करूंगी जिसे देखकर साहबजादा भी हिल जाएंगे। चाहे कुछ भी करना पड़े गुनगुन, लेकिन मैं तुम्हें साहबजादा के करीब नहीं आने दूंगी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम अचानक इतनी बदल कैसे गई। आखिर इतने कम टाइम में तुमने इतना नाम कमा कैसे लिया? कल 5 साल में पहली बार साहबजादा ने मुझ पे इतना गुस्सा किया, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से गुनगुन। इस शीशे की तरह अगर मैंने तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े ना कर दिए तो मेरा नाम भी मुनमुन नहीं। शादी की पहली सालगिरह मुबारक हो। साड़ी, ये तो बहुत सुंदर है, मैं अभी ट्राई करके आती हूँ। गुनगुन, सरप्राइज कैसा लगा? फाइनली वो रात आ ही गई जो पिछले 5 सालों में ना आ सकी। ये अब क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई साड़ी को पहनने की? मुनमुन, भूल कर भी अगली बार ये हरकत मत करना। तुम्हें क्या लगा था तुम गुनगुन की साड़ी पहनोगी और मैं तुम्हें अपनी बाहों में ले लूंगा? मैं तो बस तैयार होकर आपको रिझाना चाहती थी। रिहाना, ऐसी हरकतों से सिर्फ कमजोर मर्द अट्रैक्ट होते हैं, साहबजादा नहीं। तुम इतने सालों से मेरे साथ हो और तुम्हें ये नहीं मालूम मुझे क्या पसंद है? तो बताइए ना, कैसे होंगे आप इम्प्रेस? मेरी लाख कोशिशों के बाद भी आप मेरे करीब नहीं आते। आप मुझ में आज भी गुनगुन को ढूंढते हैं। बस यही तो कमी है तुम्हारी। तुम गुनगुन बनना चाहती हो, इसीलिए तुम गुनगुन की साड़ी पहनकर मेरे सामने आई। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, गुनगुन मेरा पास्ट है और साहबजादा अपने पास्ट में नहीं जीता। चलो, जिसका डर था वो तो नहीं हुआ। आज साहबजादा के दिल में गुनगुन की औकात देखकर मजा ही आ गया। अब इस साड़ी का यहाँ कोई काम नहीं। इस सब से बेखबर मैं मुंबई में अपने ऑफिस पहुंच चुकी थी, जहां मेरी मुलाकात ऑफिस के हेड मिश्रा जी से हुई। और तभी वो घड़ी आ ही गई जिससे मैं दूर भी भाग रही थी, पर कहीं न कहीं मुझे उस घड़ी का इंतजार भी था। वो घड़ी जो साबित करने वाली थी कि मैं 5 साल पहले वाली गुनगुन नहीं रही। वेलकम टू इंडिया गुनगुन। थैंक यू सर। ये लो, हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लाइंट मिस्टर साहबजादा भी आ गए। गुनगुन, मीट मिस्टर साहबजादे। ये हमारे सबसे प्रेस्टिजियस क्लाइंट हैं और साहबजादे सर, ये मिस गुनगुन है। आज से आपका केस यही संभालेंगी। नमस्ते मिस गुनगुन। सर, आप मिस गुनगुन से केस डिस्कस कर लीजिए और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज कॉल मी। सर प्लीज टेक अ सीट। 5 साल में कितनी बदल गई हो तुम गुनगुन, या शायद
मैं कभी तुम्हें जान ही नहीं पाया। शायद यही तुम्हारा असली चेहरा है, बेबाक और बदतमीज। 5 सालों में बिल्कुल भी नहीं बदले आप। वही बैठने का ढंग, बातों में गुरूर और चेहरे पर पैसों का रौब। हम दोनों अपने ख्यालों में खोए हुए थे कि तभी इस केस की इंटर्न सुप्रिया ने केस की डिटेल्स पढ़नी शुरू की। हमें इस केस को बहुत ध्यान से हैंडल करना होगा क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं है और सामने वाली टीम काफी स्ट्रॉन्ग है। एनी क्वेश्चंस मिस्टर साहबजादा? मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। सर, ये लोग हमारी टीम के मेंबर्स हैं। आपको जो कुछ भी पूछना है इनके सामने पूछ सकते हैं। मेरा केस आप लड़ रही हैं, ये लोग नहीं, इसलिए मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। आप लोग बाहर जाइए। सिर्फ एक बार पूछूंगा गुनगुन, तुमने ये केस क्यों लिया? मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ। मुझे ये केस मिला तो मेरे पास प्रोफेशनली ना करने की कोई वजह नहीं थी। वैसे औरों की तरह आप भी बस मेरे लिए क्लाइंट ही हैं। ये तो थी मेरी बात, लेकिन मिस्टर साहबजादा, आप बताइए कि आपने मुझे ही ये केस लड़ने को क्यों कहा? What nonsense! मैंने ये केस तुम्हारी लॉ फर्म को दिया था। मुझे क्या पता था कि वो तुम्हें यूएसए से बुलाकर ये केस दे देंगे। इसका मतलब साहबजादे ने ये केस मुझे नहीं दिया है, ये बस एक इत्तेफाक है। मुझे पता है तुमने ये केस क्यों लिया है, क्योंकि इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा मुझे बर्बाद करने का। यही है ना तुम्हारी जिंदगी का मकसद, मेरी बर्बादी। नहीं, मैं यहाँ आपसे बदला लेने नहीं बल्कि अपनी ड्यूटी करने आई हूँ। ये केस जीतना जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए है उतना मेरे लिए भी। आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ? जितना मैं इस इंसान से दूर जाना चाहती हूँ उतना ही मेरे पास आता जा रहा है। सब ठीक है ना गुनगुन? गुनगुन कहाँ खोई हो तुम? सर से बात हो गई या नहीं? यस सर। गुनगुन, ये केस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम मिस्टर साहबजादा को कॉन्फ्रेंस रूम में छोड़कर आ गई। अभी वहां वापस जाओ। जी सर। जब जब मैं इसे देखता हूं ऐसा लगता ही नहीं ये मुझे धोखा दे सकती है। जो इसने मेरे साथ किया है कोई और होता तो जिंदा नहीं बचता, लेकिन इसका ये बदला रूप क्यों मुझे काटने को दौड़ रहा है? हेलो तिवारी जी। हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं बाहर जाकर बात करता हूं। आज सालों बाद मैंने साहबजादा की धड़कनों को सुना है। वही धड़कन जिसमें कभी मैं बसती थी, वही मजबूत हाथ जो कभी मुझे प्यार से थामते थे। पर 5 साल बाद इन आंखों के सामने दिख रही सिर्फ नफरत थी या इसके पीछे छुपा प्यार। जहां मुनमुन ने फिर से मुझे तबाह करने की ठान ली थी, वहीं इस बार में साहबजादा भी मिश्रा के ऑफिस पहुंचकर मेरी जिंदगी को और मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे दूसरे लॉयर्स चाहिए मिश्रा जी। अरे आप बैठी ना सर, क्या हुआ? कुछ गलती हो गई क्या हमसे? बस ये समझ लीजिए कि मुझे उसका चेहरा पसंद नहीं और आपकी कंपनी में भी कहाँ वकीलों की कमी है। सर कमी तो नहीं है, लेकिन आपके केस के लिए अगर कोई सबसे बेस्ट है तो वो गुनगुन ही है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो मैं अभी रिजॉल्व कर देता हूँ। हेलो गुनगुन, तुम अभी मेरे कैबिन में आ जाओ। गुनगुन, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम इस केस को जीत जाओगी? सर, मैं पहले भी ऐसे केसेस जीत चुकी हूँ और हमारे क्लाइंट का केस जीतना भी मेरी पहली प्रायोरिटी है। ठीक है, मैं आपको कल अपना डिसीजन बता दूंगा। जहां एक तरफ साहबजादा के गुस्से की धुन पूरे घर में गूंज रही थी, वहीं इस धुन की गूंज मुझ तक खुद साहबजादा पहुंचाना चाहते थे। उस रात जब साहबजादे का मेरे पास कॉल आया। हेलो। हेलो। आधी रात किसी औरत को कॉल करना ये क्या तरीका है मिस्टर साहबजादे? देखो, कल का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज रात के लिए तो तुम मेरी लॉयर हो ना। अच्छा, तो बोलिए क्या काम था? काम तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ सवाल जरूर है तुमसे।
कहिए, क्या सवाल है? मैं कैसे मान लूं कि इस बार तुम बीच में छोड़कर नहीं जाओगी? ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है ना? ये आदत मेरी नहीं, आपकी है। मैं जो कमिट करती हूँ उस पर हमेशा टिकती हूँ। धोखा देना तुम्हारी फितरत है, इसीलिए सोचा एक बार तुम्हारे इरादे पूछ लूं। जिसे आप धोखा कह रहे हैं उसे लोग खुद के लिए स्टैंड लेना कहते हैं, और गुनगुन एक बार स्टैंड ले लेती है तो केस से पीछे नहीं हटती। बहुत बातें करने लगी हो। हाँ, आपसे ही सीखा है। काश तुमने मुझसे सच बोलना भी सीखा होता। मैंने हमेशा ही सच बोला, लेकिन आपकी आंखों पर पट्टी बंधी। अब तो तुम बहस ही नहीं, अपनी तरफदारी भी करने लगी हो। तभी तो आज मैं आपकी लॉयर हूँ और आप मेरे क्लाइंट। और कुछ कहना है आपको? अब जो भी कहना है मैं कल ऑफिस में कहूँगा, लेकिन एक बात याद रखना गुनगुन, तुम कितनी ही बड़ी लॉयर बन जाओ, जिंदगी के टेस्ट में तो तुम फेल हो। ये आखिरी बात कहकर साहबजादा ने तो अपनी भड़ास निकाल दी, लेकिन मेरे दिल में ये बात बैठ गई। मैं पूरी रात करवटें बदलती रही और यही बात पड़े पड़े सोचती रही। सुबह होने पर मैं कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी मुझे कॉल आया। हेलो माय लिटिल चैम्प्स। हेलो मम्मा, हमें ना आपकी बहुत याद आ रही है। और मुझे भी आप दोनों की बहुत याद आती है। मम्मा आप जल्दी आओ ना हमें मिलने। बेटा, आपको तो पता है ना, मम्मा अभी बहुत इम्पोर्टेंट काम में फंसी है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही आपसे मिलूंगी। अच्छा मम्मा, हमें जाना पड़ेगा वरना टीचर डांटेंगी। बाय मम्मा, लव यू। बाय, लव यू। कहीं साहबजादा ने तो नहीं सुन लिया? प्लीज गॉड, उन्हें अप्पू और डब्बू के बारे में मालूम ना पड़ जाए। कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। मैं और साहबजादा भी आज एक ऐसे ही मोड़ पर खड़े थे, और ये मोड़ न जाने हमारी तकदीरों को किस रास्ते पर ले जाने वाला था। क्या हमारा मिलना सिर्फ एक इत्तेफाक था या शायद हमारी जिंदगी बदलने वाली थी? जानने के लिए देखते रहिए पॉकेट FM। ये लॉकेट निकल क्यों नहीं रहा है? इतनी परवाह इतने से लॉकेट की? ऐसा क्या है इसमें? अपने प्यार की फोटो तो नहीं लगा के रखी? हाँ, वही है, और इसे मैं हमेशा अपने दिल से लगा कर रखती हूँ। इतनी जल्दी कोई इंसान तो कपड़े भी नहीं बदलता जितनी जल्दी तुमने अपनी लाइफ में मर्द बदले हैं। मिस्टर साहबजादा, आप मेरे क्लाइंट हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको अपनी निजी जिंदगी के ऊपर कुछ भी बोलने दूंगी। अच्छा, वैसे तुम लॉयर कैसी हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं जरूर जानता हूँ कि तुम लायर बहुत अच्छी हो। अपने इस प्यार की खबर में किसी को नहीं लगने दूंगी। खुद अतीत की भट्टी में जल जाऊंगी, लेकिन अपने बच्चों पर इसकी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। आज एक तरफ मुझे साहबजादा की सोच पर गुस्सा आ रहा था, तो दूसरी तरफ खुद पर गर्व भी हो रहा था, क्योंकि पहली बार मैंने साहबजादे की आंखों में आंखें डालकर बिना डरे उनके सारे सवालों के जवाब दिए थे। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे इस बदले हुए अंदाज का साहबजादा पर क्या असर होगा। ना सिर्फ ऑफिस में सबको मेरे इस केस लड़ने से चिंता हो रही थी, पर घर पर भी प्रगति इस सबको लेकर काफी घबराई हुई थी। यार गुनगुन, मैंने तुझे पहले ही बोला था कि साहबजादा का केस छोड़ दे, लेकिन तू ही नहीं मानी। नहीं प्रगति, अब मैं पहले की तरह मुश्किलों से भागने नहीं वाली। अगर साहबजादा चाहेंगे तो मैं ये केस बिल्कुल लड़ूंगी, और अगर उन्होंने मुझे इस केस से हटा दिया तो नया शहर नया केस, जिंदगी चलती रहेगी। वैसे भी अब मेरी जिंदगी में मेरे बच्चों और मेरे करियर से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। वही तो बात है, अगर अप्पू और डब्बू को इस बारे में पता चला या फिर वो यहाँ आ गए तो क्या करेगी तू? तो बिल्कुल चिंता मत कर, वो दिल्ली के बोर्डिंग स्कूल में है और उनको अभी भी यही पता है कि उनकी मम्मा USA में है। मैं उन्हें कभी अपने अतीत से मिलने नहीं दूंगी। जहाँ मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी इस सब को लेकर, एक डर था अभी भी। क्या साहबजादा यूं ही चुपचाप मुझे इस केस पर काम करने देंगे, या वो कोई और तरीका निकालेंगे ये सब और मुश्किल बनाने का? तिवारी जी, मैंने आपको गुनगुन की वर्क प्रोफाइल चेक करने को कहा था, कुछ पता चला? सर, मैंने प्रोफाइल अच्छी तरह चेक कर ली है। इस केस को जीतने के लिए हमें उनसे अच्छा लॉयर नहीं मिल पाएगा। मैंने आपसे सिर्फ सवाल किया था, सलाह नहीं मांगी थी। तो फिर क्या डिसीजन लिया है आपने मिस्टर साहबजादे? मैंने डिसाइड किया है कि तुम ये केस लड़ोगी। थैंक यू, लेकिन मेरे केस को लेकर कुछ सवाल थे। पूछिए। मैंने कल आपकी फाइल अच्छे से पढ़ी
जो 500 करोड़ रुपए गायब हुए हैं उसमें दुबई की WX लिमिटेड का हाथ है। क्या मैं जान सकती हूँ ये उन्होंने कैसे किया होगा? उन्होंने सिस्टम को हैक करके सारा डेटा चुरा लिया। आपके पास कोई सबूत है? मिस्टर साहबजादा, कोर्ट सबूत मांगता है, बिना सबूत के लॉयर केस नहीं जीत सकता। इसीलिए तो आपको ये केस दिया है। आप तो बेस्ट लॉयर है ना, फिर ढूंढिए सबूत। कर तो मैं बहुत कुछ सकती हूँ, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। फिलहाल तो लंच टाइम हो गया है, हम सब लंच के बाद डिटेल्स डिस्कस करते हैं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहिए। यहाँ नहीं, मेरे साथ लंच पर चलो, वहीं बात करेंगे। क्या तुम मेरे साथ अकेले लंच पर जाने से डर रही हो? मैं भला आपके साथ लंच करने से क्यों डरूंगी? पर लंच पे जाना हमारी प्रोफेशनल बाउंड्रीज के बाहर है। मैं भी तुमसे बात करने के लिए मरा नहीं जा रहा, लेकिन कुछ काम की बात करनी है इसीलिए। तो कीजिए बात, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? यहाँ नहीं, अच्छा होगा हम लंच पर ही बात करें। ठीक है। आगे बैठो, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। ये क्या बदतमीजी है? अपने वकील के साथ कोई ऐसे बिहेव करता है क्या? बदतमीजी नहीं, ये साहबजादा का एटीट्यूड है। मेरी रेपुटेशन का सवाल है। खुद की रेपुटेशन की बहुत चिंता है, लेकिन सालों पहले मेरी रेपुटेशन के साथ जो किया था उसका क्या? तुमने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। जब भी मैं इस कार में आगे बैठती थी तो हम दोनों के पास कई बातें हुआ करती थी एक दूसरे से करने के लिए, पर आज हम दोनों ही चुप थे। कब हम रेस्टोरेंट पहुंच गए पता ही नहीं चला। रेस्टोरेंट का म्यूजिक सुन के मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए जब मैं और साहबजादा प्यार में थे। ऐसे ही हर वीकेंड पर हम दोनों डिनर के लिए आया करते थे, लेकिन अतीत और आज में जमीन आसमान का फर्क था। तो बताइए, क्या बात करनी थी आपको केस के बारे में? तो आज भी अपने प्यार को सीने से लगा कर रखा है तुमने? हम यहाँ ये बात करने आए हैं? नहीं, लेकिन तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्योंकि मुझे ऐसे बेतुके सवाल का जवाब देना नहीं है। आपके लिए अच्छा है कि हम बस केस के बारे में बात करें। कितनी बार कहा है मीटिंग में डिस्टर्ब मत किया करो। कहाँ है आप? अपने वकील के साथ हूँ। वकील? यानी गुनगुन के साथ? अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका केस लड़ूं, तो मेरी एक कंडीशन है मिस्टर साहबजादा, आप मेरी पर्सनल जिंदगी से दूर रहेंगे। मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है, जाना पड़ेगा। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। जिसका डर था वही हुआ। साहबजादा ने आज फिर से मेरे लॉकेट के बारे में पूछा, पर उनके दिमाग में मुझे लेके जो गलतफहमी है मैं उसे दूर नहीं करना चाहती, क्योंकि उसी की मदद से मैं अपने बच्चों को उनसे दूर रख सकती हूँ। लेकिन अभी एक और मुसीबत मेरा इंतजार कर रही थी। सब ठीक तो है ना बेटा? उस गुनगुन के होते हुए कुछ भी ठीक कैसे हो सकता है? मैं जानती हूँ वो मेरा घर बर्बाद कर देगी। अभी बैठी है साहबजादे के साथ। उसने तुम्हें कुछ कहा? कहने को और बचा ही क्या है। मुझे लगता है कि पिछले 5 साल से गुनगुन और साहबजादा कभी अलग ही नहीं हुए हैं। मुझे तो मेरी जिंदगी बर्बाद होते हुए दिख रही है। आने दो आज घर साहिबजादे को, अच्छी खबर लेती हूँ उसकी। नहीं माँ, उससे तो मेरे और साहबजादे के बीच की दूरियां और बढ़ जाएंगी। सबक सिखाना है तो उस गुनगुन को सिखाना पड़ेगा। साहबजादा के जाते ही मैं भी रेस्टोरेंट से निकल रही थी कि दूसरी मुसीबत मेरे सामने आ खड़ी हुई, मुनमुन के रूप में। मुनमुन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। तुम मेरे पति के साथ यहाँ क्या कर रही थी? देखो, ना मुझे तुमसे कोई मतलब है और ना ही तुम्हारे पति से। हम यहाँ केस की बात करने आए थे। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम्हारे इरादे। तुम मेरे पति को मुझसे छीनने आई हो। बकवास बंद करो मुनमुन। क्यों? सच सुन के बुरा लग रहा है क्या? गुनगुन, तुम जो चाहे कर लो, मैं तुम्हें मेरे परिवार को बर्बाद नहीं करने दूंगी। परिवार को तो मेरे बर्बाद किया था तुमने। मैडम, आप लोग यहाँ माहौल खराब कर रहे हैं, प्लीज यहाँ से चले जाइए। ये तो ट्रेलर है बहना, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। तुमने मुंबई आकर जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है गुनगुन। अगर तुम्हें खून के आंसू न रुलाए तो मेरा नाम भी मुनमुन माथुर नहीं।
हेलो, कहाँ हैं आप? मुझे अभी इसी वक्त आपसे मिलना है। सर, आपने बुलाया मुझे? मुझे गुनगुन की हर मोमेंट की जानकारी चाहिए। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, उसका मुंबई आने का मकसद क्या है, हर बात मुझे पता चलनी चाहिए। एक और बात, गुनगुन के गले में एक लॉकेट है जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखती है। मुझे जानना उस लॉकेट में क्या है। समझ गया सर, समझिए काम हो गया। मुनमुन की बातों ने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया था। गुस्सा भी आ रहा था और नफरत भी। मैं वहाँ से सीधे प्रगति के घर चली गई। मेरी हालत देखकर ही प्रगति को समझ में आ गया था कि कुछ तो हुआ है जो ठीक नहीं है। सब ठीक है ना गुनगुन? यार प्रगति पूछ मत, मुझे लग रहा है कि मैंने मुंबई आकर शायद बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन बात क्या है, अचानक से ऐसा क्या हो गया? आज मुनमुन मुझे मिली थी, बहुत गुस्से में थी। मैंने देख लिया है कि उसके दिमाग में मेरे लिए कितना जहर भरा है। आज उसके पास सब कुछ है, फिर भी पता नहीं वो मुझसे क्यों चलती है, हमेशा मेरे लिए नेगेटिव क्यों सोचती है। गुनगुन सुनो, तुम्हें पता है ना तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड क्यों हो? क्यों? क्योंकि तुम एक अच्छी इंसान भी हो। ये बात ना तो मेरे परिवार और पति ने 5 साल पहले समझा था और ना अब समझते हैं। अरे जिसने अपनी बहन के लिए अपनी खुद की खुशियों का गला घोट दिया हो, भला उससे अच्छा इंसान इस दुनिया में कौन हो सकता है? इधर आ। एक तरफ मेरी बेस्ट फ्रेंड गले लगाकर मेरे दिल को हल्का कर रही थी, दूसरी तरफ मेरी ही बहन मुनमुन मुझे बर्बाद करने की कोशिश में लगी थी। इस सब में जहाँ तिवारी जी साहबजादा के दिए काम को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे, मैं बस अपने खिलाफ चल रही इन तमाम साजिशों से पूरी तरह बेखबर थी। ध्यान से देखो इस चेहरे को, और काम हो जाना चाहिए। तिवारी की साजिश से अनजान मैं अगले दिन सुबह ऑफिस के लिए अपनी कार से निकल गई। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरी जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला है। सुनसान रोड पे एक औरत अपनी कार के पास खड़ी थी। शायद उसकी कार बंद पड़ गई थी। मैंने उसकी मदद करने का सोचा। एक्सक्यूज मी, क्या आपकी गाड़ी बंद हो गई है? क्या मैं आपको लिफ्ट दे दूं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। मैं जानती थी ये तीनों औरतें मेरे लॉकेट के पीछे क्यों पड़ी थी। मैंने साहबजादा के इस हद तक गिरने की उम्मीद तो नहीं की थी, पर ये मेरी ही गलती थी। आज साहबजादा ने जो किया था वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए उसे आज मेरा भी वो रूप देखना होगा जो उस इंसान ने पिछले 5 साल में नहीं देखा था। गिरने की भी एक हद होती है मिस्टर साहबजादा। मेरा लॉकेट पाने के लिए मुझ पर हमला करवाना, अपने खुद के वकील पर। शर्म आनी चाहिए आपको। याद रखिए, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अब वो पुरानी गुनगुन नहीं हूँ जो चुप रहती थी। इस गुनगुन को दूसरों के साथ साथ खुद के लिए भी लड़ना आता है। अभी साहबजादा को अपने बदले हुए रूप की झलक दिखाकर अपने मन को मैंने शांत ही किया था कि एक नई मुसीबत ने मुझे मेरे अतीत के एक और हिस्से से रूबरू करा दिया। जानने के लिए देखते रहिए पॉकेट FM। हेलो, हाँ मैं गुनगुन माथुर बोल रही हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? पुलिस स्टेशन? मुझे आना पड़ेगा, पर क्यों? हेलो हेलो। आखिर पुलिस ने मुझे कॉल करके पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया? यहाँ तो मुझे आए भी अभी सिर्फ कुछ ही दिन हुए थे। कहीं ये साहबजादा की कोई नई चाल तो नहीं थी? जानने के लिए मैं सीधे पुलिस स्टेशन जा पहुंची। सर, मैं गुनगुन माथुर।
मुझे पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया गया है? आप बता सकते हैं क्यों? पापा, आप यहाँ इस हालत में? बेटा गुलगुल, मैं बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ। अब बस तुम ही मेरा सहारा हो। पापा, आप यहाँ? आखिर ये सब कैसे हुआ? गुनगुन बेटी, मैंने एक आदमी से ज्यादा ब्याज पर लोन लिया था, लेकिन बिजनेस में लॉस होने की वजह से टाइम पर नहीं चुका पाया। और लेकिन पापा, लोन की भरपाई ना करने पर किसी को भी सीधे जेल में नहीं डाला जा सकता। मैं जानता हूँ बेटी, लेकिन क्या पापा? प्लीज आप मुझसे कुछ छुपाइए मत, तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी। बेटी, जब मैं लोन नहीं चुका पाया तो उस आदमी ने मुझे एक पते पर एक पार्सल डिलीवर करने को कहा। बोला उसके बाद वो मेरा सारा लोन माफ कर देगा। मैंने भी लालच में आकर तुरंत हाँ कर दी। फिर क्या हुआ पापा? जैसे ही पार्सल डिलीवरी करने वाली जगह पर पहुंचा, पुलिस आ गई। उन्होंने उस पार्सल की तलाशी ली तो उसमें ड्रग्स थे। ड्रग्स? बेटी, अब तुम ही मुझे इस मुसीबत से बचा सकती हो। प्लीज अपने बाप को बचा लो। पापा, मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत करिए। मैंने आज तक जो कुछ भी किया आप लोगों के लिए किया है, यहाँ तक कि अपने पति को भी आपके कहने पर छोड़ दिया। मैं जानता हूँ बेटी, तूने हमारी वजह से कितना कुछ सहा है। शायद ये सब उसी का फल है जो मुझे भोगना पड़ रहा है। आप चिंता मत कीजिए पापा, अब मैं आ गई हूँ, सब ठीक कर दूंगी। आप बस मुझे उस आदमी के बारे में बताइए जिसने आपको पार्सल डिलीवरी करने को कहा था। एक तरफ जहाँ मैं पापा को लेकर परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ साहबजादा का गुस्सा भी 7वें आसमान पर था, जिसकी वजह थी तिवारी जी का उठाया हुआ वो कदम जिसने मुझे चोट पहुंचाई थी। आपने मुझे बुलाया सर? ये क्या है तिवारी जी? मैंने आपसे सिर्फ गुनगुन के गले के लॉकेट के बारे में जानने को कहा था, उसे चोट पहुंचाने को नहीं। सर वो बस, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। अब जाइए यहाँ से, और हाँ, आइंदा ऐसी कोई भी गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे गले पर लगी चोट का निशान इस वक्त मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। मेरे लिए बस पुलिस स्टेशन में पापा से उस आदमी की डिटेल्स लेना जरूरी था जिसने उन्हें ड्रग्स सप्लाई करने को कहा था। बेटी, उस आदमी का नाम शंकर है। वो बहुत खतरनाक आदमी है। ऐसा कोई बुरा काम नहीं जो वो ना करता हो। पापा, मैंने अपने करियर में ऐसे न जाने कितने लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। अब आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं शंकर के बारे में और जानकारी लेने के लिए पुलिस स्टेशन से निकल गई। दूसरी तरफ उस रात साहबजादा जब घर पहुंचे तो वहाँ लीला देवी और मुनमुन उनके आने का इंतजार कर रहे थे। अरे माँ, आप अब तक जाग रही हैं? हाँ, क्योंकि मुझे ये जानना है कि तुमने अपना केस गुनगुन को क्यों दिया है। माँ, आप शायद कुछ गलत समझ रही हैं। गुनगुन सिर्फ इसीलिए केस पर है क्योंकि वो पहले भी इस तरह के केस लड़कर जीत चुकी है। सबका यही कहना है कि मुझे ये केस सिर्फ गुनगुन ही जिता सकती है। वाह साहबजादा, दुनिया में इतने लॉयर्स हैं और ये कल की बनी लॉयर तुम्हें केस जिताएगी। मुझसे एक बार कहते, मैं भर देती फीस इससे अच्छे और महंगे लॉयर की। बहुत मजा आता है ना तुम्हें इस तरह घर में तमाशा करने में? मैंने क्या किया साहबजादा? वाह, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने को। मुनमुन, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुमने ही माँ को गुनगुन के बारे में बताया है ना? सबको पता है गुनगुन आपका केस लड़ रही है, और वैसे भी माँ गलत क्या कह रही है? आपको इस केस के लिए सिर्फ गुनगुन ही क्यों मिली थी? मेरे पास तुम्हारे इन फालतू के सवालों के लिए वक्त नहीं है, और तुम्हारी ये चालबाजी सिर्फ माँ पर काम करेगी, मुझ पर नहीं। साहबजादा इस वक्त किसी भी तरह मुझसे बात करना चाहते थे। वहीं मैं बहुत देर से शंकर के ऑफिस में बैठी उसका वेट कर रही थी। तभी मुझे फिर से साहबजादा का कॉल आया और इस बार मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई। मिस्टर साहबजादा, आपको एक बार में समझ नहीं आता क्या? बार बार कॉल मत करिए, मैं अभी आपसे बात नहीं करना चाहती। गुनगुन, मेरी बात तो सुनो। बाय। कितनी देर हो गई है वेट करते हुए? आप प्लीज बताइए
मिस्टर शंकर कब तक आएंगे? मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। मैम, मैंने आपको पहले भी बताया कि शंकर सर के आने और जाने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको उनसे मिलना जरूरी है तो मैं एक तरीका बता सकती हूँ। जल्दी बताइए प्लीज। शंकर सर ऑफिस आए या नहीं, लेकिन रोज रात को डांस क्लब जरूर जाते हैं। शंकर रोज रात को डांस क्लब जाता है। ये जानने के बाद मैंने उससे वहीं मिलने का फैसला किया, लेकिन इसके लिए मुझे किसी की हेल्प की जरूरत थी। सुन प्रकृति, मुझे आज तेरी एक अच्छी सी शॉर्ट ड्रेस चाहिए। वाह, मतलब आज गुनगुन मैडम किसी के साथ डेट पर जाने वाली हैं। मुझे तो बता, कौन है वो खुशनसीब? अरे पागल, कोई डेट नहीं है। तू बस जल्दी से एक अच्छी सी ड्रेस ला दे। मुझे एक अर्जेंट मिशन पे निकलना है। ओके, अभी लाई। आज तो तुझे ऐसी ड्रेस दूंगी कि तू भी खुद को नहीं पहचान पाएगी। प्रगति बिल्कुल ठीक कह रही थी। उसकी दी हुई ड्रेस में तैयार होकर जब मैं डांस क्लब पहुंची तो हर कोई मुझे ही देख रहा था। मेरे पास आने की, मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी निगाहें सिर्फ शंकर को ढूंढ रही थी। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। वो मेरा ध्यान। तुम यहाँ कैसे? न जाने साहब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। गुनगुन शांत हो जा। तू यहाँ साहब के सवालों का जवाब देने नहीं, बल्कि अपने पापा को फंसाने वाले शख्स को पकड़ने आई है। कुछ बोलोगी? एक्सक्यूज मी, आप किस हक से मुझसे ये सवाल कर रहे हैं? अब मैं आपकी बीवी नहीं हूँ जो आपको बता कर जाऊँ कि मैं कब, कहाँ और क्यों जा रही हूँ। सो प्लीज। क्या तुम किसी बात का सीधा जवाब नहीं दे सकती? दिया था 5 साल पहले, सीधा सीधा ही जवाब दिया था, लेकिन तब शायद आपको मेरे जवाबों की कदर ही नहीं थी। और अब वक्त का खेल देखिए, मुझे अब आपको जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं बची। नाउ एक्सक्यूज मी। साहब से ध्यान हटा गुनगुन। अपने परिवार से दूर रहने का जो दर्द तूने सहा है, वो दर्द तू अपने पापा को नहीं सहने दे सकती। फोकस गुनगुन, फोकस। कितने चेहरे हैं तुम्हारे गुनगुन। उस दिन ऑफिस में कुछ और यहाँ। शायद पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो आज मेरी किस्मत खुल गई। अच्छा, लेकिन अभी तो किस्मत के कई ताले खुलने बाकी हैं। एक तरफ मैं शंकर को अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ साहबजादा ये देखकर अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो क्लब से बाहर निकल गए। आखिर क्यों मुझे अब भी उस गुनगुन से फर्क पड़ता है? क्यों आज भी वो मेरे दिल से निकलती नहीं? साहबजादा के इस सवाल का जवाब ना उन्हें पता था और ना मुझे। शायद तकदीर ही इसका सही जवाब दे सकती थी, लेकिन अभी मेरा पूरा ध्यान सिर्फ शंकर पर था। क्या इस नाचीज को इतनी खूबसूरत लड़की के साथ एक डांस करने का मौका मिलेगा? जरूर। कहीं साहबजादा ने मुझे इस तरह शंकर के साथ डांस करते देख लिया तो? लगता है प्लान बी का टाइम आ गया है। आप ठीक तो है ना? शायद हल्की सी मोच आ गई है। आप टेंशन मत लीजिए। इस होटल में मेरा एक रूम ऑलरेडी बुक्ड है, वहां चलकर थोड़ा आराम कर लीजिए। सुनो, अभी जो लड़की इस टेबल पर बैठी थी वो कहाँ गई? सर, वो मैडम तो उनके साथ बैठे आदमी के साथ होटल रूम की तरफ गई हैं। जरूर गुनगुन ये सब मुझे सताने के लिए कर रही है। मैंने सोचा भी नहीं था कि गुनगुन इस हद तक गिर सकती है। उस वक्त साहबजादा के चेहरे पर मेरे लिए नफरत साफ झलक रही थी, और इधर मैं शंकर के साथ रूम में आ चुकी थी, और अब मुझे शंकर से वो बातें निकलवानी थी जो पापा को छुड़ाने में मेरे काम आने वाली थी। बस एक बार इस हिडन कैमरा में इसकी असलियत रिकॉर्ड हो जाए, फिर देखती हूँ इस शंकर को। ओह नो, मेरा सर स्ट्रेस की वजह से अब ये भी दुखने लगा। किस बात का स्ट्रेस है आपको? काम का। मैं बेरोजगार हूँ ना। अरे इतनी सी बात। मेरे पास आपके स्ट्रेस को दूर करने की बहुत अच्छी सी दवाई है। रियली? यस, इसे इस्तेमाल करके देखो। 2 मिनट में आप अपना सारा स्ट्रेस भूल जाएंगी। लेकिन ये तो काफी कॉस्टली होगी। अरे उसकी टेंशन आप मत लो,
बस एक बार मुझे खुश कर दो और फिर आपको जितनी दवा चाहिए उतने पैकेट मिल जाएंगे। कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे ये सारा माल अपना ही है। इस पूरे शहर में ड्रग्स का माल मैं ही सप्लाई करता हूँ और आज तो मैं इसकी सबसे बड़ी डील करने वाला हूँ। दूर हट जा मुझसे। बहुत शौक है ना तुझे लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का, लेकिन अब नहीं कर पाएगा। तू है कौन? लॉयर गुनगुन माथुर, और मुझे जो चाहिए था वो मिल चुका है। अपने पापा की बेगुनाही का सबूत। ये रही तेरी बर्बादी की फिल्म, और अब ये फिल्म पूरी दुनिया देखेगी। तो तू उस नरेंद्र की बेटी है? अच्छा ही हुआ तेरे बाप ने मेरे पैसे नहीं दिए, वरना तू मेरे हाथ कैसे लगती। जल्दी से सब लोग रूम में आ जाओ, आज सबको मजा करने का मौका मिलेगा। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका, कुछ यही हाल हुआ था गुनगुन का। अपने पापा को बचाने आई हुई गुनगुन अभी थोड़ी ही देर में शंकर और उसके गुंडों से घिरने वाली थी। तभी साहब वहाँ पे उम्मीद की किरण बनकर आया। क्या साहब निकालेगा गुनगुन को इस मुश्किल से, या उन दोनों की जान होगी खतरे में? साहब रुकिए। थैंक गॉड आप आ गए साहब। गुनगुन, यहाँ क्या चल रहा है? तुम ठीक तो हो ना? साहब मैं आपको सब बताती हूँ, लेकिन पहले यहाँ से निकलते हैं, जल्दी। निकम्मो, क्या देख रहे हो? पीछा करो उनका। साहब यहाँ चलिए, यहाँ वो गुंडे नहीं आएंगे। गुनगुन, तुम मुझे बताओगी ये सब आखिर चल क्या रहा है? सब बताती हूँ साहब। शंकर एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर है जिसने मेरे पापा को धोखे से फंसा दिया, और मैं यहाँ स्पाई कैमरा की मदद से शंकर का असली चेहरा दुनिया को दिखाकर पापा को बचाना चाहती थी। ओह माय गॉड, सब किए कराए पर पानी फिर गया। क्यों? क्या हुआ? मेरा स्पाई कैमरा पता नहीं कहाँ गिर गया। बाप रे, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। ये तो शंकर का स्टोर रूम है जहाँ उसके सारे ड्रग्स हैं। ओए लड़की सुन, चुपचाप वो स्पाई कैमरा मेरे हवाले कर दे, वरना तुझे और तेरे शहजादे दोनों को ड्रग्स के मामले में अंदर करवा दूंगा। शंकर, मैं तुम्हें कैमरा देने को तैयार हूँ, पर एक शर्त पर। साहबजादा को जाने दो। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं साहब? अगर आप ड्रग्स के साथ पकड़े गए तो आपके साथ क्या क्या होगा। आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, और फिर मैं भी आपको बचा नहीं पाऊंगी। घबराओ मत गुनगुन, हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। ऊपर देखो। जहाँ मुझे और साहबजादा को खुद को बचाने की एक आशा की किरण नजर आ रही थी, वहीं दूसरी ओर सारी सिचुएशन से अनजान मुनमुन के दिल में मेरे लिए सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था। हेलो तिवारी जी, साहब कहाँ हैं? अभी तक घर नहीं पहुँचे। हेलो मुनमुन मैडम, साहब तो ऑफिस से कब के निकल गए। अब मैं कैसे बता सकता हूँ कि वो कहाँ गए हैं? फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो घर आ जाएंगे। ये दोनों अपना फोन उठा नहीं रहे। कहीं ये दोनों एक साथ तो नहीं? अब तो बस प्रगति बता सकती है गुनगुन कहाँ है। हेलो मुनमुन, तुम मुझे क्यों कॉल कर रही हो? प्रगति, तुम्हारी दोस्त गुनगुन घर पर है? गुनगुन? नहीं, वो घर पर नहीं है, पर तुम्हें क्यों जानना है? प्रगति, तुम अगर गुनगुन की अच्छी दोस्त हो तो उसे एक सलाह देना कि मेरे पति के करीब आने की कोशिश ना ही करे तो अच्छा है उसके लिए। छी! मुनमुन, तुम्हारे जैसी एहसान फरामोश बहन मैंने जिंदगी में नहीं देखी। गुनगुन का तुमने सब कुछ छीन लिया, और अब उसके लिए क्या अच्छा है ये तुम बता रही हो? अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है, इसीलिए कह रही हूँ वो चुपचाप मुंबई छोड़ के चली जाए, यही उसके लिए अच्छा है। बताओ मुझे वो कहाँ है? मुनमुन, यू रियली नीड टू चिल। गुनगुन डांस क्लब में है, जाओ देख लो। जरा सी भी शर्म बची हो तो गुनगुन से एटलीस्ट सॉरी जरूर बोल देना। प्रगति से मेरी लोकेशन जानने के बाद
मुनमुन खुद कंफर्म करने के लिए डांस क्लब जाने के लिए निकल गई। वहीं इन सब से बेखबर स्टोर रूम में साहब डक्ट के अंदर घुस गए थे और मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहे थे। गुनगुन, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं शहजादा को जाने दूंगा। तुम बस मुझे वो स्पाई कैमरा दे दो। सब लोग अलर्ट हो जाओ, पुलिस आ गई है। साहब, लगता है पुलिस आ चुकी है। अब ये शंकर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप डक्ट से होते हुए मुझसे बाहर मिलिए। पर गुनगुन सुनो। सर, यही है वो लड़की जो ड्रग्स का बिजनेस करती है। इतना ही नहीं, इस स्टोर रूम में इसका बहुत बड़ा ड्रग्स का स्टॉक भी रखा है। सर, क्या मैडम, कब से चल रहा है ड्रग्स का काम? ऑफिसर, डीलर मैं नहीं, ये शंकर है। मैं तो एक लॉयर हूँ, ये देखिए। नहीं ऑफिसर, ये झूठ है। उल्टा ये लड़की जिस कमरे में थी वो ड्रग्स से भरा पड़ा है। सर, सच और झूठ का पता तो पुलिस स्टेशन में ही चलेगा। ले चलो इन्हें। जैसे ही पुलिस मुझे अपनी कस्टडी में लेकर क्लब से बाहर आई, मैं नहीं जानती थी कि मेरी बहन मुनमुन इस सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए वहीं क्लब के पास से ये नजारा देख रही थी। अब देखती हूँ गुनगुन, तुम मेरे और साहबजादा के बीच कैसे आती हो। अब तो तुम्हारे सीधे यूएसए जाने का टाइम आ गया है। ये क्या? अब गुनगुन को कैसे बचाऊं? स्पाई कैमरा? हाँ, गुनगुन किसी स्पाई कैमरे की बात कर रही थी। अब मुझे किसी भी हालत में वो ढूंढना ही होगा। मैनेजर, अभी इसी वक्त क्लब के सारे कमरे मुझे खाली चाहिए। अरे सर, आप तो साहबजादा है ना? लेकिन सर, मैं मानता हूँ कि आप वीवीआईपी हैं, पर जो आप बोल रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। इसमें जो कीमत चाहिए वो लिख दो। मेरे पास तुमसे बहस करने का वक्त नहीं है। अब जल्दी से अपने स्टाफ को बोलकर सारे कमरे खाली करवाओ। हमें एक छोटा स्पाई कैमरा ढूंढना है। साहबजादा के मुझे बचाने की इस कोशिश से अनजान पूरी रात सलाखों के पीछे मुझे मेरे करियर की चिंता ने जगाए रखा। पर तभी इस न्यूज के बाद न जाने मेरी रेपुटेशन का क्या होगा। कहीं मुझे लॉ फर्म से निकाल दिया तो? एक तो मेरा फोन भी इनकी कस्टडी में है। करूँ तो करूँ क्या? ऑफिसर, गुनगुन निर्दोष है और ये रहा उसी का प्रूफ। तो ये शंकर ही है असली ड्रग डीलर। इसका मतलब नरेंद्र को भी इसी ने फंसाया है। सॉरी सर। सुनो, जाके दोनों को छोड़ दो। साहबजादा, आपने मेरी मदद क्यों की साहब? गुनगुन, मैं जानता हूँ इसका जवाब कहीं ना कहीं तुम भी जानती हो। गुनगुन बेटा, थैंक यू बेटा। पापा, मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रही थी, लेकिन इससे ज्यादा मैं आपको अब कुछ नहीं दे सकती। 5 साल पहले आपने मेरे साथ जो भी किया, उसके बाद भी मेरे पास जो कुछ भी था वो सब ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया है। अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। पिछले कुछ घंटों में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो प्रोसेस करना मेरे लिए काफी मुश्किल था। मुंबई आने से पहले मैंने नहीं सोचा था कि मुझे मेरे अतीत का भार इतना कमजोर करने दौड़ेगा। पर मैं अब पीछे हटी तो आगे कभी नहीं बढ़ पाऊंगी। और इसी सोच में कब मैं प्रगति के घर पहुंच गई, मुझे पता ही नहीं चला। प्रगति, ये क्या? ऐसा उतरा हुआ चेहरा? अब किस बात की टेंशन है तुझे? सब ठीक हो गया है? मुझे बाहर की नहीं, तेरे अंदर की टेंशन है गुनगुन। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, मुझे अप्पू और डप्पू की आवाज सुनाई दी और दोनों भागते हुए मेरे गले लग गए। उन्हें देखकर मेरे चेहरे से टेंशन का नामो निशान मिट गया और मेरी आंखें हल्की नम पड़ गई। कल रात की न्यूज़ सुनकर बच्चे बहुत घबरा गए थे, इसीलिए तुझसे बिना पूछे मैंने उन्हें यहाँ बुला लिया। बिल्कुल सही किया। मुझे भी मेरे लिटिल चार्म्स की बहुत याद आ रही थी। अब हम सब मिलकर बहुत मस्ती करेंगे। बच्चों, अब आप दोनों जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ। आज हम सब आइसक्रीम खाने चलेंगे। थैंक यू प्रगति, तूने मेरे लिए जो भी किया, कोई अपना भी नहीं करता यार। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे रहने के लिए दूसरा घर देख लेना चाहिए।
बस कर दिया ना तूने मुझे पराया। बात वो नहीं है, सभी जानते हैं कि मैं अभी तेरे साथ रह रही हूँ। ऐसे में अप्पू डप्पू भी यहीं रहेंगे तो दुनिया को उनके बारे में पता चल सकता है और मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। तो बेहतर यही होगा कि हम यहाँ से चले जाएं। पर ये सब कल देखते हैं, फिलहाल तो हमें आइसक्रीम खाना है और मैं बहुत थक चुकी हूँ, तो थोड़ा रेस्ट करना है और फिर कल ऑफिस। चल। अगले दिन का सूरज क्या रुख लाएगा मेरी जिंदगी में? क्या साहब और मेरे बीच अभी भी किसी रिश्ते की बची है कोई गुंजाइश? और कब तक मैं अपने बच्चों को दुनिया की नजर से छुपा पाऊंगी? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और प्यार, यार और धोखा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।